नमस्कार साथियों, मैं राजेश शुक्ला आप सभी का ELS के टीचिंग पोर्टल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं ऐसे कैंडिडेट्स को ध्यान में रखते हुए उनको टारगेट करते हुए बात करने जा रहा हूं जो दिल्ली में टीचर बनने की ख्वाहिश रखते हैं और दिल्ली सरकार के सरकारी विद्यालयों में TGT के रूप में अपना शिक्षण कैरियर आगे बढ़ाना चाहते हैं। तो जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा कि मैं DSSB TGT के बारे में आपसे बात करने जा रहा हूं कि तैयारी कैसे की जाए, इसका पाठ्यक्रम क्या है और उसकी तैयारी कैसे हो। तो इन्हीं बातों पर मैं आज आपसे विस्तार से बात करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो जो भी अभ्यर्थी DSSB की परीक्षाओं की तैयारी में लगे हुए हैं, विशेषकर टीचिंग कैरियर को ध्यान में रखते हुए आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो PRT की तैयारी कर रहे होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो PGT और TGT की तैयारी में लगे होंगे। तो उनको टारगेट करते हुए मैं अलग अलग वीडियो के माध्यम से आप सबको तैयारी की रणनीति बताने का प्रयास कर रहा हूं। तो जितनी मेरी क्षमताएं हैं, जितनी मेरी समझ है, उसके अनुरूप आज भी मैं ये प्रयास करूंगा कि जो भी TGT की तैयारी में लगे हुए हैं उनको इससे काफ़ी मदद मिले या ये वीडियो सेशन उनके लिए काफ़ी उपयोगी रहे। तो चलिए विषय की शुरुआत करते हैं। फिर वही मेरी स्ट्रैटेजी होगी कि जो भी बातें आपसे डिस्कस करूंगा उसको PDF फॉर्म में रखूंगा और आप देख रहे होंगे कि मैं अपना PDF फॉर्म हैंड रिटन मैटर के रूप में आपके साथ शेयर कर रहा हूं। इसका पर्पस ये है कि जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं, अगर वो चाहते हैं कि सर हमारे पास इसका रिटन रिकॉर्ड भी रहे, तो आप इस PDF को डाउनलोड भी कर सकेंगे। तो चलिए विषय पर अब आते हैं कि TGT की तैयारी में किन किन बातों का हम लोगों को ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहली बात तो आप ये बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि दिल्ली सरकार के जो पब्लिक स्कूल्स हैं उसमें जो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, यानी TGT का मतलब ही होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। तो ये जो TGT हैं ये क्लास 6 स्टैंडर्ड से लेकर के क्लास 10th स्टैंडर्ड के बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिजिबल माने जाते हैं। जैसे आपने पिछले वीडियो के माध्यम से जाना था कि PRT टीचर्स दिल्ली में कौन कौन से विद्यालयों में पढ़ाते हैं, तो मैंने कहा था 2 तरह के विद्यालय हैं और उसमें आपको पूरी स्पष्ट जानकारी दी थी। ऐसे ही आपको आज TGT के विषय में कुछ बातें बताने जा रहा हूं, तो जिसमें एक बेसिक जानकारी आप सब पहले से ही इस बात से फैमिलियर है कि TGT का मतलब होता है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और ये ऐसे टीचर होते हैं जिनको एलिजिबल माना जाता है क्लास 10th स्टैंडर्ड तक के बच्चों को पढ़ाने के लिए, यानी 6वीं से लेकर के 10वीं तक के बच्चों को पढ़ाने वाले जो शिक्षक हैं उन्हीं को हम TGT कहते हैं। फिर इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, यानी कौन से कैंडिडेट इसमें एप्लीकेंट्स हो सकते हैं। तो इसमें अगर आप देखें, आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो ऑनर्स हो चाहे वो पास कोर्स हो। तो बैचलर डिग्री में भी कुछ कंडीशंस लगाई गई हैं। जैसे पहली बात इसमें आप ध्यान दीजिएगा, लिखा है कि आपके एटलीस्ट 45% मार्क्स होने चाहिए, एग्रीगेट मार्क्स आपके 45% हो। इसके साथ साथ इसमें स्कूल लेवल पर जो विषय आपने पढ़े हैं उन विषयों के साथ आपने स्नातक की उपाधि प्राप्त की हो, यानी चाहे आप BA करें, चाहे आप BSc करें, चाहे आप BCom करें, लेकिन आप कम से कम स्कूल लेवल पर जो विषय आपने पढ़े हैं वो आपके ग्रेजुएशन में, आपके बैचलर डिग्री में पढ़ाई में शामिल होना चाहिए। फिर ये कह रहा है कि एटलीस्ट 1 आउट ऑफ द फॉलोइंग शुड हैव बीन एट द इलेक्टिव लेवल। इलेक्टिव लेवल कहने का मतलब है कि एक इसमें से कम आपका मेन सब्जेक्ट होना चाहिए जब आप यहाँ पर ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रहे हैं, बैचलर डिग्री की पढ़ाई कर रहे हैं। तो इसमें इंग्लिश, मैथमेटिक्स, नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस भी जिसे हम कहते हैं, सोशल साइंस, इस तरह के विषयों में से कोई एक विषय आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। बहुत ऑब्वियस है कि अगर आपने फिजिकल साइंस के साथ जो है ग्रेजुएशन की डिग्री ली है, यानी आपकी बैचलर डिग्री BSc की है, तो स्वाभाविक है कि आप TGT साइंस के लिए अप्लाई कर रहे होंगे। अगर आपने BA किया है, यानी ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट के साथ आपने ग्रेजुएशन पास किया है, तो स्वाभाविक है कि आप TGT SST के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो जैसी आपके पास डिग्री है, जिस सब्जेक्ट के साथ आपने डिग्री प्राप्त की है, उसी के अकॉर्डिंग आप TGT में जो है अप्लाई करते हैं। आगे फिर ध्यान दीजिएगा कि जो TGT नेचुरल साइंस या फिजिकल साइंस के लिए अप्लाई करते हैं
उसमें मेन सब्जेक्ट क्या होता है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, यानी बॉटनी और जूलॉजी, इस तरह के विषय आपके जो है विश्वविद्यालय स्तर पर डिग्री कोर्स के स्टडी के समय रहा हो। ऐसे सोशल साइंस की अगर बात की जाए तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, सोशियोलॉजी, जियोग्राफी, साइकोलॉजी, इस तरह के विषयों के साथ आपने बैचलर डिग्री पूरी की हो। तो उम्मीद करता हूं बच्चों की ये सब जानकारी आपको पहले से ही है, क्योंकि आप टीजीटी की तैयारी तभी कर रहे होंगे जब आप एलिजिबल हैं। लेकिन फिर भी चूंकि मैं आपका शिक्षक हूं, मार्गदर्शक हूं, तो ये मेरा नैतिक दायित्व बनता है कि आपको कम से कम ये बातें जरूर बता दूं कि टीजीटी के लिए एलिजिबल कैंडिडेट कौन है। फिर इसके साथ साथ न केवल आपके पास बैचलर डिग्री हो, बल्कि इसमें कहा जा रहा है डिग्री या डिप्लोमा होना चाहिए ट्रेनिंग एजुकेशन, यानी कि जैसे बीएड है तो आपके पास अगर टीचिंग ट्रेनिंग में या ट्रेनिंग एजुकेशन में डिप्लोमा है या डिग्री है, तब आप इसके लिए एलिजिबल कैंडिडेट। फिर तीसरा इसके साथ कहा गया है कि वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी, यानी हिंदी भाषा का एक सामान्य ज्ञान, यानी कार्य स्तर पर आपको उसका व्यवहारिक ज्ञान होना चाहिए। और एक अन्य महत्वपूर्ण यहां पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन है कि आपके पास सीटेट का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी सीबीएसई द्वारा जो कंडक्ट कराया जाता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जब आप सीटेट क्वालिफाइड होंगे तभी आप यहां पर दिल्ली के पब्लिक स्कूल के लिए टीजीटी के रूप में अप्लाई कर सकेंगे। तो ये चार महत्वपूर्ण बिंदु थे जो मैंने आपके सामने रखे हैं। इन चारों के माध्यम से आपने एक सामान्य सी जानकारी ली कि टीजीटी बनने के लिए एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या। तो एक तो बैचलर डिग्री हो गई, क्योंकि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर आप बनेंगे तो ग्रेजुएट टीचर का मतलब हो गया कि आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट हो चुकी, और उसमें भी 45% अंकों के साथ कम से कम आपका जो है ग्रेजुएशन होना चाहिए। फिर मैंने कहा डिग्री या डिप्लोमा किसमें हो, ट्रेनिंग एजुकेशन में, यानी बीएड जैसी चीजें आपने कर रखी हो। साथ में यहाँ पर सीटेट क्वालिफाइड होना भी एसेंशियल है। अब आगे एज लिमिट की अगर मैं बात करूं तो आपकी उम्र सीमा इसमें 32 वर्ष, यानी 32 वर्ष की आयु पूरी नहीं होनी चाहिए, बिलो 32 ईयर्स होना चाहिए। हालांकि इसमें कोई कंडीशंस हैं जिसमें रिलैक्सेशन दिया जाता है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट अगर कोई है दिल्ली प्रशासन में, अगर वो नौकरी कर रहा है तो उसके लिए जो अपर एज लिमिट है 40 ईयर्स हो जाती है। एससी एसटी के लिए इसी तरीके से 45 वर्ष हो जाती है जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, या फिर महिला कैंडिडेट्स यानी फीमेल कैंडिडेट्स जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं उनके लिए 42 साल की उम्र सीमा हो जाती। तो ये अलग अलग कंडीशंस पर एज रिलैक्सेशन दिया जाता है, लेकिन ओवरऑल आपको ये ध्यान रखना है कि एक सामान्य अभ्यर्थी के दृष्टिकोण से बात की जाए तो आपकी उम्र 32 साल पूरी नहीं होनी चाहिए। मैं टीजीटी के रिस्पेक्ट में आपको बता रहा हूं। फिर मोड ऑफ सिलेक्शन की अब बात करें अगर हम, तो आप सब जानते ही हैं, जैसा कि मैंने पीआरटी की तैयारी के संदर्भ में भी आपको बताया था कि यहां पर सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। इसके लिए एक 1 ईयर लेवल का एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है जो एमसीक्यू टाइप में एग्जाम होता है, यानी ऑब्जेक्टिव टेस्ट होता है, और इसमें जो एग्जामिनेशन स्कीम है उसी के अकॉर्डिंग डीएसएसबी आपका एग्जाम कंडक्ट करता है। तो एग्जामिनेशन स्कीम की अगर मैं बात करूं, यानी सिलेक्शन मोड आप समझ गए होंगे कि इसके लिए आपको एक परीक्षा देनी है। जब वो परीक्षा आप पास करेंगे तभी आपको जो है वो टीजीटी के रूप में कहीं ना कहीं यहाँ पोस्ट किया जाएगा किसी विद्यालय में। फिर इसके साथ साथ जो ये टेस्ट होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप का टेस्ट होगा, यानी एमसीक्यू फॉर्म में आपको पेपर हल करना होगा, और ये एग्जाम कंडक्ट कराने वाली बॉडी है DSSB, यानी दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड ही एग्जाम कंडक्ट कराता है। इसी को 1 ईयर एग्जामिनेशन हम कह सकते हैं। ये आपका जो प्रश्न पत्र है ये 2 घंटों का होता है, यानी ड्यूरेशन 2 आवर्स का है, और इसमें टेस्ट के कंपोनेंट्स अगर देखे जाएं तो वो 2 सेक्शन में बटे होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। तो मैंने अभी पिछले ही वीडियो में जब आपको पीआरटी के बारे में जानकारी दी तब बताया था आपको कि आपका पूरा एक ही पेपर होता है जिसमें 2 सेक्शन होते हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। यहां भी वही चीज है, यहां भी एक ही पेपर है जिसमें सेक्शन ए और सेक्शन बी करके 2 हिस्से रहेंगे पेपर के, और दोनों से प्रश्नों की संख्या 100 रहेगी, यानी सेक्शन ए से भी 100 प्रश्न रहेंगे, सेक्शन बी से भी 100 प्रश्न रहेंगे, यानी एक पेपर आपका 200 प्रश्नों का होगा, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा, और इस तरह से कुल मिलाकर 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र आपको हल करना होगा। अब आगे बात करते हैं कि इसमें टेस्ट पेपर का कंपोनेंट क्या है, यानी कि पेपर का स्ट्रक्चर क्या है।
तो इसमें अगर आप देखें तो जो पहला सेक्शन है यानी सेक्शन ए, इसमें 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने, जैसा कि आपने पीआरटी वाले भी टॉपिक में देखा था। ये 5 सब्जेक्ट कौन से यानी टेस्ट के कंपोनेंट्स क्या है? तो जर्नल अवेयरनेस, जिसको आप जीएस भी कह सकते हैं या जीके कह सकते हैं। तो जर्नल अवेयरनेस सेक्शन से 20 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, 20 मार्क्स के होंगे। ऐसे ही दूसरा सब्जेक्ट है आपका रीजनिंग, रीजनिंग एबिलिटी पर 20 क्वेश्चंस होंगे, 20 मार्क्स के। फिर है मैथ्स, मैथ्स से भी 20 प्रश्न हैं 20 अंकों के। फिर भाषा का प्रश्न पत्र होगा यानी हिंदी और अंग्रेजी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज से भी 20-20 प्रश्न आएंगे 20-20 अंकों के। और इस तरह से ये आपका पूरा पहला सेक्शन 5 सब्जेक्ट में डिवाइडेड है और पांचों से मिलाकर 100 प्रश्न 100 अंकों के इसमें शामिल हैं। फिर इसी पेपर का जो दूसरा आपका सेक्शन है सेक्शन बी, इसमें लिखा सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब्ड फॉर द पोस्ट। यानी सब्जेक्ट कंसर्न कहने का अर्थ यहां पर यह है कि आप उस विशेष विषय की तैयारी करके जाएं जिसके लिए आपने आवेदन किया। मतलब अगर आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको साइंस की तैयारी करके जानी है। अगर आप टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको सोशल स्टडीज के सब्जेक्ट की तैयारी करनी है। इसमें आप देखेंगे कि आपसे जो है सब्जेक्ट कंसर्न के 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और एक एक अंकों का एक एक प्रश्न होगा, यानी 100 अंकों का ये हिस्सा होगा। और इस तरह से कुल मिलाकर आपके 200 प्रश्न होंगे और 200 अंकों का एक प्रश्न पत्र होगा। तो प्रश्न पत्र का स्वरूप आप भली भांति समझ गए होंगे। जैसा कि पीआरटी में भी मैंने कहा था कि पहला सेक्शन सभी के लिए कॉमन है, चाहे आप टीजीटी की तैयारी करें, चाहे आप पीजीटी की तैयारी करें, चाहे आप पीआरटी की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सभी में पहला सेक्शन कॉमन रहेगा। 20-20 प्रश्नों का 5 विषय होगा जिसमें मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश और इसके साथ साथ जो है जीएस के जो है प्रश्न शामिल हैं। फिर इसके अलावा सब्जेक्ट कंसर्न बदल जाएंगे, यानी अगर आप पीआरटी की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी पर बेस्ड क्वेश्चन होगा। लेकिन अगर आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो टीजीटी की तैयारी में आप पाएंगे कि आपने अगर टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई किया तो साइंस के प्रश्न, टीजीटी मैथ्स के लिए अप्लाई किया तो मैथ्स के प्रश्न, टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई किया तो एसएसटी के प्रश्न, टीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई किया तो इंग्लिश के प्रश्न। यानी जिस तरह के सब्जेक्ट को आपने क्वालिफाई करने के लिए अप्लाई किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो है आपका प्रश्न पत्र होगा। अब इसमें वही बात फिर आ जाती कि यहाँ भी नेगेटिव मार्किंग है और नेगेटिव मार्किंग की स्कीम आपको समझा दी थी पीआरटी में कि नेगेटिव मार्किंग विल बी एप्लीकेबल एंड डिडक्शन ऑफ 0.25 मार्क्स विल बी मेड फॉर ईच रॉन्ग आंसर। यानी यदि आप एक भी गलत उत्तर देते हैं तो इसके लिए आपका 1/4 अंक काट लिया जाएगा, 1/4 यहाँ पर जो है डिडक्शन होगा। और इस तरह से नेगेटिव मार्किंग भी इसमें एक अहम रोल प्ले करेगा। आगे फिर देखें, पाठ्यक्रम लगभग वही है। यानी अगर हम जनरल अवेयरनेस की बात करें तो इसके बारे में मैंने शॉर्ट में एक नोट्स आपके सामने रख दिया है। क्योंकि पीआरटी में इन चीज़ों का डिस्कशन हो चुका था तो आप वहाँ से भी इसको देख सकते हैं, वही पाठ्यक्रम यहाँ भी है। यानी कि जो जीएस का सेक्शन है इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, कॉन्स्टिट्यूशन, आर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, एवरीडे साइंस, साइंटिफिक रिसर्च, इस तरह के टॉपिक पर बेस्ड आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। फिर अगर रीजनिंग की बात करें तो इसमें भी आप देख रहे हैं कि रीजनिंग के लगभग सारे कन्वेंशनल टॉपिक इसमें इंक्लूड है। ऐसे ही मैथ्स में न्यूमेरिकल एबिलिटी के साथ साथ इसमें आप देखेंगे कुछ एडवांस मैथ सेक्शन भी इंक्लूड है। मेंसुरेशन के भी प्रश्न रहेंगे, इसके साथ डीआई के आधार पर भी कुछ प्रश्न आपसे पूछा जाए। बाकी लैंग्वेज के पेपर में कॉम्प्रिहेंशन पर बेस्ड प्रश्न होगा, कुछ ग्रामेटिकल पोर्शन आपको तैयार करना होगा, यानी हिंदी भाषा में भी व्याकरण से संबंधित प्रश्न होंगे और इंग्लिश में भी ग्रामर पर बेस्ड आपसे प्रश्न पूछे जाएं। तो कॉम्प्रिहेंशन यानी गद्यांश और ग्रामर पोर्शन दोनों आपको तैयार करना हो। ये तो आपके पहले सेक्शन का यानी सेक्शन ए का पूरा पाठ्यक्रम है जिसके 5 विषय के अंतर्गत आपको ये तैयारी करनी। लेकिन जब हम सब्जेक्ट कंसर्न की बात करते हैं यानी सेक्शन बी की बात करते हैं तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न का मतलब है कि अगर आप टीजीटी एसएसटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान इस तरह के विषयों पर तैयारी करनी होगी। अगर आप टीजीटी साइंस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो इस तरह के सब्जेक्ट्स की आपको तैयारी करनी होगी। तो
मैं टीजीटी एसएसटी के बच्चों को ध्यान में रखते हुए सब्जेक्ट कंसर्न पर और भी विस्तार से बात करूंगा कि उसमें आप किन चीजों का अध्ययन करें। इतिहास अगर आप पढ़ रहे हैं, भूगोल पढ़ रहे हैं, तो उसके कंटेंट क्या होंगे, आप उसे कैसे फॉलो करें। इसके लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि टीजीटी एसएसटी की तैयारी कैसे की जाए। यहां मैंने कॉमन तरीके से यानी टीजीटी एसएसटी के साथ साथ टीजीटी साइंस, टीजीटी मैथ्स, टीजीटी इंग्लिश, टीजीटी हिंदी, टीजीटी इंग्लिश, इस तरह के सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए आपसे बात की है। बाकी मैं एसएसटी स्पेसिफिक जो है वो क्या कंटेंट होगा इस पर अगले वीडियो के माध्यम से बात करूंगा। ठीक ऐसे ही यहाँ पर पीजीटी में भी आप तैयारी कैसे करें, अलग अलग सब्जेक्ट पर मैं एक रणनीति के साथ आपके साथ वीडियो शेयर करूंगा और प्रयास करूंगा कि आप सबको एक सही दिशा मिले कि तैयारी कैसे की जाए। देखिए बच्चों, एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, किसी भी परीक्षा में सफल होने के लिए एक बेहतर रणनीति बनाना बहुत जरूरी है और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि आप उस रणनीति पर अमल करें, यानी उसे व्यवहार में लाएं। ऐसा ना हो कि केवल आप अपनी कार्य योजना बना लें और कभी उसको इंप्लीमेंट ना करें। तो आप एक वर्क प्लान भी बनाइए और उसको इंप्लीमेंट भी करिए, आपको सफलता 100% मिलेगी। लेकिन किसी भी परीक्षा में जब हम कोई कार्य योजना तैयार करते हैं, वर्क प्लान बनाते हैं कि कैसे इसकी तैयारी की जाए, तो उसका पहला चरण इसी से शुरू होता है कि आप उस परीक्षा की योजना के बारे में जाने, उस परीक्षा में जो प्रश्न पत्र पूछा जाएगा उसके कंपोनेंट्स के बारे में जाने और उसी कंपोनेंट्स की तैयारी के लिए एक प्लान फिर जो है डिसाइड करें कि इन सब्जेक्ट्स की स्टडी हम लोग कैसे करेंगे, हमारे रेफरेंस क्या होंगे। तो मैंने पहले स्टेज पर जो काम करना है वो आपके सामने रखा है। आगे ऐसे फर्दर कई वीडियो लेकर आऊंगा जिसके माध्यम से आपको बारीक से बारीक जानकारी देने की कोशिश करूंगा और आपकी तैयारी में जो भी उचित परामर्श है, जो भी मेरी तरफ से सहयोग हो सकेगा, वो बराबर मैं निरंतर इस तरह से प्रयास करता रहूंगा। तो ईएलएस की तरफ से आप सभी को बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि आप बेहतर ढंग से तैयारी करें, अपने कैरियर में आप सफलता अर्जित करें और एक बेहतर शिक्षक बनकर राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका अदा करें। धन्यवाद।